हेलो स्टूडेंट्स, आज की आपकी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम अपने कल के टॉपिक को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। कल हमने अपने टैक्स प्लानिंग की क्लास में टैक्स प्लानिंग और उसमें आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हमने डिस्कस किया। उसी के कंटिन्यूएशन में आज हम लेते हैं कि एक असेसी को टैक्स प्लानिंग करते समय ग्रेच्युटी के संबंध में क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम ये जान लें ग्रेच्युटी क्या है। तो कर्मचारी द्वारा नियोक्ता को अपनी सेवा काल में जो सेवा वो देता है नियोक्ता को, उसके पारितोषिक के रूप में सेवानिवृत्ति पर जो राशि नियोक्ता देता है उसे ग्रेच्युटी कहते हैं। अब ग्रेच्युटी के संबंध में क्या आयकर प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार व स्थानीय सत्ता तथा सुरक्षा सेवा में जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनको सेवानिवृत्ति या मृत्यु पर जो ग्रेच्युटी प्राप्त होती है वो पूर्णतया करमुक्त होती है। अन्य समस्त कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की संपूर्ण राशि करमुक्त नहीं होती, उसकी एक सीमा तय की गई है। इसके लिए 2 कैटेगरी तय की गई है। पहली जो श्रेणी है उसमें वो कर्मचारी आते हैं जो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत आते हैं। तो जिन कर्मचारियों की ग्रेच्युटी पर ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम लागू होता है उन्हें प्राप्त ग्रेच्युटी की राशि जो निम्न 3 राशियां मैं अभी आपको बताने वाली हूँ उसमें जो सबसे कम होती है वो करमुक्त होती है। तो इन 3 राशियों में सबसे पहली राशि होती है वास्तविक प्राप्त राशि, दूसरी अधिकतम करमुक्त राशि जो कि 20 लाख रुपए तय की गई है, और तीसरी और अंतिम सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिन का वेतन। यदि मान लीजिए कोई सीजनल बिजनेस है, कोई मौसमी कारखाने है, उसकी दशा में 15 दिन की जगह 7 दिन का वेतन। अब यहाँ 2 चीज़ें हमें देखनी है, सेवा के वर्ष और वेतन से क्या आशय है। तो सेवा के वर्ष में क्या आएगा कि सेवा अवधि में माह को सम्मिलित करते हैं। जैसे यदि एक कर्मचारी ने 15 साल 8 महीने काम किया है तो उसे 16 वर्ष मान लिया जाएगा, अर्थात 6 माह से अधिक की अवधि को 1 वर्ष मान लिया जाता है। इसी तरह वेतन में क्या क्या शामिल करेंगे, तो वेतन में मूल वेतन और महंगाई भत्ता सदैव सम्मिलित किया जाता है। मतलब जिस माह में कर्मचारी रिटायर हो रहा है उस अंतिम माह का वेतन और महंगाई भत्ता। यहाँ पर एक बात आपको ध्यान देनी है कि यहाँ महंगाई भत्ता सेवा की शर्तों में शामिल है या नहीं, इसे हम ध्यान नहीं रखते। हमें सिर्फ इतना देखना है कि मूल वेतन में महंगाई भत्ता जोड़ा ही जाएगा। 26 दिन का इसमें हम एवरेज मानते हैं, इसलिए लास्ट माह का वेतन प्लस महंगाई भत्ते को हम जोड़ करके 26 से डिवाइड करके 1 दिन का वेतन ज्ञात करते हैं। तो जो प्रॉब्लम जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्या आती है कि कर्मचारी को इन सब बातों का ध्यान रखना अनिवार्य होता है। अब हम ऐसे कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की गणना कर रहे हैं जो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत नहीं आते। उसके लिए भी हम 3 राशियों की तुलना करते हैं, जो सबसे कम होगी उसी की करमुक्ति करदाता को प्राप्त होगी। पहली वास्तविक प्राप्त राशि, दूसरी अधिकतम करमुक्त राशि 10 लाख रुपए, और तीसरी और अंतिम एवरेज सैलरी को हम मल्टीप्लाई करते हैं आधे माह से 1/2 से, उसकी पीरियड ऑफ सर्विस इन ईयर्स से, उसके द्वारा की गई सेवा के वर्ष के लिए। यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूँ, यहाँ एवरेज सैलरी से तात्पर्य वही है जो हमने एनकैशमेंट पर लिया था। उसकी जिस मंथ वो रिटायर हुआ है उसकी ठीक 10 महीने का औसत वेतन। तो यहाँ जो एवरेज सैलरी आती है वो वही आती है जो हमने हमारी पिछली क्लास में एनकैशमेंट के लिए निर्धारित की थी। पीरियड ऑफ सर्विस इन ईयर्स हम अगर देखें, उसके यदि हम सेवा के वर्ष देखें तो यहाँ सेवा के वर्ष से क्या तात्पर्य है कि जितने वर्ष उसने काम किया उसके संपूर्ण वर्ष। इसमें हम उसके मंथ के फ्रैक्शन को शामिल नहीं करते। जैसे यदि कर्मचारी ने 15 साल 8 महीने किया है, 15 साल 9 महीने किया है तो हम 15 वर्ष ही मानेंगे, हम उसे 16 वर्ष नहीं मानेंगे, जो कि हमने ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट में मान लिया था। तो उपरोक्त तीनों में से जो राशि सबसे न्यूनतम होगी उसी की करमुक्ति करदाता को प्रदान की जाती है। अगली जो समस्या करदाता को आती है वो आती है नियोक्ता से प्राप्त पेंशन के संबंध में समस्या। देखिए, नियोक्ता से एक कर्मचारी को 2 तरह से पेंशन प्राप्त हो सकती है, मासिक पेंशन और पेंशन की एकमुश्त राशि, जिसको कि कम्यूटेशन ऑफ पेंशन भी कहते हैं।
मासिक पेंशन में क्या होता है कि अगर अवकाश ग्रहण करने के पश्चात नियोक्ता कर्मचारी को उसके जीवन यापन के लिए पेंशन स्वीकृत करता है, तो पेंशन का भुगतान सामान्यतः मासिक आधार पर अगर होता है तो मासिक पेंशन की राशि सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य होती है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो या वो गैर सरकारी कर्मचारी हो। लेकिन यदि पेंशन की एकमुश्त राशि प्राप्त हुई है तो सरकारी कर्मचारी की दशा में, मान लीजिए वो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार का कर्मचारी है अथवा स्थानीय सत्ता का कर्मचारी है, या मान लो केंद्रीय अथवा राज्य अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किसी निगम का कर्मचारी है, तो पेंशन की एकमुश्त राशि करमुक्त होती है। इसमें उच्च एवं उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सदस्य जो जजेस होते हैं उनकी पेंशन भी पूर्णतः करमुक्त होती है। इसके अलावा जो गैर सरकारी नियोक्ता से प्राप्त एकमुश्त पेंशन की राशि जिनको मिलती है उसके संबंध में क्या नियम है कि यदि कर्मचारी को ग्रेच्युइटी भी मिलती है तो साधारणतः संपूर्ण पेंशन के बदले जितनी राशि पाने का वो अधिकारी हो उसका 1/3 भाग करमुक्त होता है, और यदि कर्मचारी को ग्रेच्युइटी नहीं मिलती है तो साधारणतः संपूर्ण पेंशन के बदले जितनी राशि पाने का वो अधिकारी है उसका 1/2 आधा, मतलब उसको एकमुश्त राशि तक करमुक्ति मिलती है। अब जो नई समस्या आती है वो आती है कि इतनी सारे जो प्रावधान हैं वो एक कर्मचारी को पता रहें तभी वो क्या कर सकता है, उचित प्रकार से कर नियोजन कर सकता है। अगली जो समस्या है वो आती है नई पेंशन ये पारिवारिक पेंशन के संबंध में समस्या है। नई पेंशन हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। पारिवारिक पेंशन के संबंध में समस्याएं देखो, नियोक्ता से प्राप्त पेंशन कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात कर्मचारी की पत्नी अथवा बच्चों को मिलती है, इसलिए इसको पारिवारिक पेंशन कहते हैं। और जो इस प्रकार से पेंशन मिलती है या तो उसका 1/3 या 15,000 जो भी दोनों में से कम हो उसकी करमुक्ति करदाता को दी जाती है। करदाता मतलब जो उसका उत्तराधिकारी है उसको दी जाती है। अब आती है नई पेंशन योजना के संबंध में समस्याएं। न्यू पेंशन स्कीम जो कि 1 अप्रैल 2004 के बाद जो है शुरू की गई। इसमें क्या है देखिए कि जो कर्मचारी न्यू पेंशन स्कीम में आते हैं उनके ऊपर ये लागू होती है। इसमें उसे अपने वेतन का 10% कर्मचारी को इसमें जमा कराना पड़ता है एवं सरकार भी इसमें जमा करवाती है। उसके बाद करदाता को इसके लिए 80CCD 1 में जो है उपधारा 1 में कटौती मिलती है, जबकि सरकार जो इसमें अंशदान करती है उसको 80CCD 2 में एक बार उसके वेतन का भाग माना जाता है और उसके बाद उसको इसकी कटौती 80CCD 2 में मिलती है। तो इसमें क्या है देखो कि इस योजना में जो पेंशन प्राप्त होती है वो करदाता की करयोग्य आय होती है, करयोग्य होती है वो। और दूसरा, इस योजना में वेतन से आशय मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते से है, यानी कि वेतन जो उसका 10% कटेगा जो NPS में जाएगा, न्यू पेंशन स्कीम में जाएगा, वो मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% होगा। इतना ही उसका नियोक्ता, उसकी सरकार जो है उसमें डालेगी। और इसमें क्या होगा कि कर्मचारी को तो अपने अंशदान की छूट 80CCD उपधारा 1 में मिल जाएगी, लेकिन सरकार द्वारा जो अंशदान किया जाता है वो वेतन शीर्षक की आय में जोड़ा जाएगा। उसके बाद 80CCD 2 में उसकी कटौती उसे मिलेगी। इसके बाद आता है कर्मचारियों को छटनी के कारण अगर हटाया जाता है तो उस समय जो क्षतिपूर्ति प्राप्त होती है उसके संबंध में समस्याएं। देखिए क्या होता है, कर्मचारी को अपने नियोक्ता से किसी भी नाम से यदि कोई राशि क्षतिपूर्ति के रूप में मिलती है तो संपूर्ण राशि वेतन शीर्षक की आय मानी जाती है एवं पूर्णतया करयोग्य होती है। किंतु यदि कर्मचारी को क्षतिपूर्ति श्रमिकों की संख्या में कमी अथवा छटनी के कारण, रिटेंचमेंट के कारण मिलती है, नियोक्ता ने उद्योग बंद कर दिया है, श्रमिक को सेवा से हटा दिया है और यदि उसको कोई क्षतिपूर्ति प्राप्त होती है तो उसके संबंध में जो कटौती है वो उसे 2018-19 कर निर्धारण वर्ष तक दी जाती थी। अब ये संपूर्ण राशि करयोग्य होती है। इसी तरीके से विभिन्न जो भविष्य निधियाँ हैं उनमें यदि करदाता जमा करवाता है, मतलब कोई कंट्रीब्यूशन करता है, तो उसके संबंध में भी उसे कुछ समस्याएं आती हैं। मान लीजिए करदाता विभिन्न प्रकार की भविष्य निधियों में कटौती संबंधी, क्योंकि नियम अलग अलग होते हैं और वो उसमें पैसा यदि उसका अंशदान जाता है तो करदाता को समझ नहीं आता कि उसको कौन से नियमों के तहत जो है उसको प्रावधानों का ध्यान रखना है। तो ये उसके लिए एक विकट समस्या हो जाती है। इसी तरीके से यदि मान लीजिए करदाता को निःशुल्क भोजन मिल रहा है अपने नियोक्ता से, नाश्ता, शीतल पेय की सुविधा आदि यदि मिल रही है जो कि उसको कार्यालय समय में काम करने के लिए दी जाती है,
तो क्या परेशानी आती है उसको कि यदि मान लीजिए उसको इन नियमों की जानकारी नहीं है तो वो ये समझ ही नहीं पाएगा कि ये जो सुविधाएं उसे दी गई है ये कब किस सीमा तक करमुक्त होगी और किस सीमा तक ये कर योग्य हो जाएगी। इसी तरीके से मान लीजिए करदाता अवकाश यात्रा या रियायत या सहायता के मूल्यांकन संबंधी समस्याएं। देखिए ये जो अवकाश यात्रा रियायत है जिसको कि हम एक असेसी के लिए ये मानते हैं कि जब वो अपने नियोक्ता द्वारा जो उसका अवकाश मिल रहा है उसमें यदि वो अपने परिवार के सदस्यों के साथ यदि वो कहीं बाहर घूमने जाता है तो उसको किस तरीके से इस यात्रा रियायत या सहायता का मूल्यांकन किस तरीके से किया जाएगा। इसके लिए सबसे पहले उसे ये पता होना चाहिए कि भी मुझे जो सुविधा दी जा रही है उसकी किन परिस्थितियों में मुझे कितनी राशि की छूट मिलेगी। तो कर्मचारी द्वारा यात्रा के लिए अपनाए गए विभिन्न साधनों के लिए जो छूट है वो अलग अलग निर्धारित की गई है। जैसे यदि मान लीजिए यात्रा विमान द्वारा की जाती है तो छूट कितनी मिलेगी। सबसे छोटे रास्ते से राष्ट्रीय परिवहन के विमान की मितव्ययी श्रेणी का किराया, उसकी छूट की राशि होगी। यदि यात्रा प्रारंभ करने का स्थान व गंतव्य स्थान रेल पथ से जुड़े हुए हैं तथा यात्रा विमान के अलावा अन्य किसी साधन से की जाती है तो सबसे छोटे रास्ते से रेल की वातानुकूलित प्रथम श्रेणी के किराए तक की राशि उसकी छूट में शामिल होगी। इसके अलावा यदि मान लीजिए यदि यात्रा प्रारंभ करने का स्थान व गंतव्य स्थान पूर्णतः या अंशतः रेल पथ से जुड़े हुए नहीं हैं तो फिर क्या होगा। उसमें यह होगा कि मान्यता प्राप्त सार्वजनिक परिवहन सेवा यदि उपलब्ध है तो सबसे छोटे रास्ते से प्रथम श्रेणी अथवा डिलक्स श्रेणी के किराए की राशि की छूट से मिलेगी। यदि मान लीजिए मान्यता प्राप्त सार्वजनिक परिवहन सेवा उपलब्ध नहीं है तो सबसे छोटे रास्ते से रेल की वातानुकूलित प्रथम श्रेणी का किराया यह मानते हुए कि रेल यात्रा द्वारा की गई है छूट स्वीकृत की जाएगी। तो देखिए बहुत सारी सुविधाएं जो करदाता को मिलती है उन सब प्रावधानों का वो एक समय में ध्यान रखे, उनमें होने वाले परिवर्तनों का संशोधनों का वो ध्यान रखे। बहुत आसान नहीं होता, मुश्किल होता है। तो इसीलिए हम डिस्कस कर रहे हैं उन बातों को, उन समस्याओं को कि कर नियोजन करना चाहता है यदि करदाता तो सामान्यतः उसे ये कठिनाइयाँ आती है। कल हम डिस्कस करेंगे कि करदाता और क्या क्या सामान्य समस्याएं उसे आती है जब वो कर नियोजन करता है। आज के लिए इतना काफ़ी है। हमेशा की तरह यदि आपको समझ में आने में कोई भी परेशानी है, नहीं समझ आ रहा है तो आप मुझे किसी भी समय कॉल करके या व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।